आज का जो हमारा टॉपिक है वह सामान्य ईंधन विषयों पर आधारित है, जिसमें पहला प्रश्न है वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रतिशत कितना है? 40%, 46%, 55% या फिर 58%? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 58%। प्राथमिक क्षेत्र से अर्थ यह निकलता है कि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से में कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को, निचली क्रस्ट या मेंटल को, आंतरिक अंतरम को या बाह्य अंतरम को, और बाह्य अंतरम और मेंटल को। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, बाह्य अंतरम और मेंटल को गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है। क्रस्ट और मेटल, क्रस्ट और मेटल की बात की जाए तो क्रस्ट और मेटल के जो है वो जो अलग करती है उसे कहते हैं मोहोरोविक, और बाह्य और आंतरिक मेंटल के बीच जो है वो रेपटी असंबद्धता अलग करती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है? 1.3, 1.1, 3.3 या 5.5? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 5.5, मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है सेन एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसकी जानकारी देता है? बेनियाफ क्षेत्र, प्लेट ऑफ स्वनात्मक किनारा, प्लेट ऑफ विध्वंसक किनारा या प्लेट ऑफ संरक्षी किनारा? जो इसका सही जो है वो है सेन एंड्रियास भ्रंश जो है वो एक कह सकते हैं कि संरक्षी किनारा की जानकारी हमें देता है। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है, और दूसरा है कि हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्घ्य उत्पन्न की मेखलाएं हैं। तो कौन सा इसमें कथन जो है वो सत्य है? इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ए आर दोनों सही है पर ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत को जो है वो 5 प्रकार के, भारत जो है उसमें 5 प्रकार के जो हैं 5 क्षेत्रों में भूकंप क्षेत्र को बांटा गया है, जिसमें जोन 1 से लेकर जोन 5 तक आते हैं। जोन 5 में सबसे तीव्रता भूकंप वाले क्षेत्र आते हैं, इसी जोन में हिमालय अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है स्टैलेक्टाइट एक स्थलाकृति है, कैसी है? हिमानी भूदृश्य की, नदी भूदृश्य की, वायुड़ भूदृश्य की या फिर काष्ठ भूदृश्य की? जिसका सही जो आंसर है स्टैलेक्टाइट जो है वो काष्ठ भूदृश्य है। डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में कौन सा सही है? हीलियम, जेनॉन, CO2 या फिर आर्गन? तो इसी क्रम में आपको बताना है कौन सा वायुमंडल में बढ़ते क्रम में है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो आपकी है ऑक्सीजन, वो है 78.7%। दूसरी आपकी आती है ऑक्सीजन जिसका परसेंट है 20.9%। तीसरे आपकी आती है आर्गन जो है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। ठीक है। हीलियम जो है वो 0.005% आती है। नियॉन जो है वो 0.15 आती है, और जिनॉन जो है 0.001% आती है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया था। जैमल हट्टन के द्वारा, रोलैंड के द्वारा, जोसेफ फोरियर के द्वारा या फिर मोलिना के द्वारा? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जोसेफ फोरियर के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है? परिवर्तन मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल या फिर तापमंडल? तो इसी तरह आपको करना है कि कौन सा जो है वो सही क्रम है। तो इसका सही जो क्रम है वो है सबसे पहले
परिवर्तन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर ताप मंडल। इसलिए इसका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही है। परिवर्तन मंडल को ही क्षोभ मंडल कहते हैं और यह पृथ्वी की सतह से 7 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 17 से 18 किलोमीटर होती है और परिवर्तन मंडल में ही मौसम की संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। जबकि समताप मंडल जो है वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है और इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए इसमें हवाई जहाज भी इसी में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विकिरण ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विकिरण ऊर्जा जैव ऊर्जा में परिवर्तित होती है और विकिरण ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, विकिरण ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, डोलड्रम किस दाब पेटी में पाया जाता है? विषुवतीय निम्न दाब में, उपोष्ण उच्च दाब में, उपध्रुवीय निम्न दाब में या ध्रुवीय उच्च दाब में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है विषुवतीय निम्न दाब में। विषुवतीय निम्न दाब में डोलड्रम पेटी पाई जाती है क्योंकि विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक एक निम्न दाब की पेटी होती है और यहाँ हवा में क्षैतिज गति नहीं होती है। पवन शांत होने के कारण इसे शांत पेटी या डोलड्रम पेटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है। दूसरा है, महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है। तीसरा है, महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का एक भाग है। और डी है, सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट जो हैं वो अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। तो कौन सा जो है वो सत्य नहीं है? इसका सही जो है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट हैं वह अटलांटिक महासागर में ना पाकर आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि नदी का नाम है और उसके मुहाने पर जलाशय का स्थित कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो ओर्निको, नाइजर, ओल्गा और आमूर जैसी नदियां हैं। जो ओर्निको नदी का जो मुहाना है वो आपका, ओर्निको नदी का मुहाना जो है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इसी को अंध महासागर भी कहते हैं। अगला है नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है वो गिनी की खाड़ी में गिरती है। ओल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में और आमूर नदी जो है वो प्रशांत महासागर में गिरती है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कथन 1 कहता है कि ग्रामीण नगरी स्थानांतरण भारत के जनन विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और गांवों से स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ए आर जो है वो दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। एक में शैल समूह है और एक में शैल तंत्र है। अर्कियन, पुराण, द्रविड़ियन और आर्यन, तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? जो आर्कियन जो है शैल समूह है उसका जो है वो धारवाड़ शैल तंत्र होता है। पुराण जो है वो आपका विंध्यन है। द्रविड़ियन जो है वो है ऑर्डोविशियन और आर्यन जो है वो आपका गोंडवाना है। तो इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत की जनजातियों के वितरण का निम्न में से कौन सा क्रम पूरब से पश्चिम की ओर सही है? संथाल, भील, गोंड और नागा। इसका अगर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम तय किया जाए तो सबसे पहले जो आएंगे वो आएगा नागा, क्योंकि ये नागालैंड में पाई जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर आपका है संथाल। संथाल जो है वह मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। फिर आपके आती हैं गोंड। गोंड जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और भील, भील जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश
और राजस्थान में पाई जाती है, इसलिए इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विशाखापट्टनम जहाज निर्माण, पिंजौर मशीन औजार, भद्रावती लौह इस्पात और आपका टीटागढ़ रेलवे उपकरण। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है टीटागढ़। टीटागढ़ जो है वो रेलवे उपकरण के लिए नहीं है, टीटागढ़ जो है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ जो है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और टीटागढ़ जो है कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थित है। टीटागढ़ कहाँ है? टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पे भारत की प्रजननता जो है वो संक्रमण तीव्र रहा है और भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और इसके आधार पर जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि भारत की जो साक्षरता दर है वो आपकी 73% रही है और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है तथा नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र में है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ए गलत है, ठीक है, और आर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इस समय भारत के वायसराय मॉन्टेग्यू थे और इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, क्योंकि सही नहीं है, सही नहीं है, तो केवल एक जो है वह सही नहीं है, क्योंकि इस समय जो भारत के वायसराय थे वो जो थे वायसराय जो थे उनका नाम है चेम्सफोर्ड और मॉन्टेस्क्यू जो थे वो वहाँ के उस समय भारत सचिव थे, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत जो है लंदन में उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था। अगर इसकी और बात की जाए तो पहली बार विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में से 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को आगे बढ़ाकर ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ समितियां हैं, उनके सुधार हैं कि बलवंत राय मेहता ने क्या सिफारिश की थी, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी और जी.वी.के. राव ने क्या सिफारिश दी थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बलवंत राय मेहता समिति ने जो है वो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पद्धति की सिफारिश की थी, मतलब पहले का दूसरा। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की बात कही थी। एल.एम. सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात की थी और जी.वी.के. राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात की थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी है। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता का, समष्टिवाद का, समाजवाद का या अंतःक्रियावाद का। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सार्वभौमिकता के सिद्धांत का। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब या बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ राजनीतिक दल है और एक तरफ उनका स्थापना गठन वर्ष है कि सीपीआई का गठन कब हुआ, सीपीएम का कब हुआ, एआईएडीएमके का कब हुआ और तेलुगु देशम का कब हुआ। जिसका सही जो आंसर है कि सीपीआई का गठन जो है वो 1920 में हुआ। सीपीआई का गठन जो है वो 1920 को हुआ। सीपीएम का गठन जो है वो 1964 में हुआ।
AIADMK का गठन जो है 1972 में हुआ और तेलुगु देशम का गठन जो है वो 1982 को हुआ। इस प्रकार जो सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। मतलब कि विधायिका के कार्यों पर रोक लगाते हैं और कार्यपालिका के कार्यों पर रोक लगाते हैं, तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इस केवल एक, केवल दो, दोनों नहीं, या दोनों? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी। ना तो पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और ये जो हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनका स्वरूप सकारात्मक है, ना कि नकारात्मक, क्योंकि ये राज्यों को कार्य करने का निर्देश देते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। विषय और अनुच्छेद से संबंधित है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में हुआ, राज्यसभा और लोकसभा, और संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन का अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो इसका सुमेलित होगा, संसद का गठन जो है वो अनुच्छेद 79 में दिया गया है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में दिया गया है और लोकसभा का 81 में, और सत्र सत्रावसान विघटन जो है वो 85 में दिया गया है। तो इसका सही जो सुमेलित होगा वो 1, 2, 3, 4 होगा, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका पहला ही सही है। अगला है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? 310, 311, 312 या फिर 317? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 311। 311 के तहत संरक्षण की बात कही गई है। 310 में कहा गया है कि संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, और 312 कहा गया है कि राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार है, और 317 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने या उनके निलंबन से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियों के संबंध में किन अनुच्छेदों से मिलती है? 163, 239, 356 या 371? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। मतलब कि राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियां जो हैं वो इन चारों अनुच्छेदों से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से अगर शेप छोड़ा जाता है तो वह गिरेगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा, कम गति से गतिमान होगा या अधिक गति से गतिमान होगा? तो इसका सही जो आंसर है वह है बी ऑप्शन, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान रहेगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? खोजें उनसे संबंधित व्यक्ति। रेडियम, पेंसिलिन, एक्सरे और चेचक। तो रेडियम की जो खोज है वो पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 में की थी। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी, एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु में से कांच में जाने पर जो चल प्रभावित होते हैं वह हैं तरंग दैर्घ्य, आवर्ती और वेग, वेग और आवर्ती, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती या तरंग दैर्घ्य और वेग? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, तरंग दैर्घ्य और वेग। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पे कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो है पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सही जो है कि ए आर जो है वो दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कथन कारण पे भी आधारित है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है और तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, ए गलत है परंतु आर सही है।
क्योंकि तापमान बढ़ने से श्यानता जो है वो घट जाती है। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर सुरंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है 33 आपका बी ऑप्शन, तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना का निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभासी अवशोषण में या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 34 का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पारद धातु है अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है या फिर अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा था? वी गार्डन चाइल्ड ने, व्हीलर ने, डी कौशाम्बी ने या फिर राम शरण शर्मा ने। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, वी गार्डन चाइल्ड ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में यौदेय गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया था? कार्लाइल ने, कैप्टन काटले ने, कर्नल कोल्डवेल ने या फिर एएस अल्तेकर ने। जिसका सही जो आंसर है वो है कैप्टन काटले ने। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर के संबंध में कौन सा सही है? पुष्यमित्र वैश्य, यवन तुषास्प, सुविशाख पहलव या फिर पर्णदत्त। सही कूट के अनुसार इनको चुनना है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, उपयुक्त सभी। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार में सुदर्शन झील स्थित थी। इसी झील का इतिहास जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। इस अभिलेख में 4 शासक चंद्रगुप्त अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त और उनके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य, यवन तुषास्प, सुविशाख पहलव और पर्णदत्त थे। अगला प्रश्न है, गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासकों के लिए सर्वराज्योच्छेदता यानी सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाले की उपाधि का प्रयोग किया गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। इसका जो सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के लिए यह उपाधि प्रयोग की गई है। अगला प्रश्न है, जीवाणुजन्य रोग से संबंधित रोग में कौन से सही हैं? एड्स, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया या फिर कुष्ठ रोग। तो कूट के आधार पर चयनित करना है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2, 3, 4। क्योंकि एड्स जो है वो जीवाणु से नहीं फैलता है, यह विषाणु से या वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है, मेटास्टेसिस कैंसर रोग के किस स्टेज से संबंधित है? पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज या फिर चौथा स्टेज। इसका सही जो आंसर है वो आपका है तीसरा स्टेज। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अरूपांतरण कहलाता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियों इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने लगती हैं, तब कैंसर का तीसरा स्टेज होता है। और पेटास्टिस का संबंध जो है वो आपका तीसरे स्टेज से होता है। ठीक है, सॉरी, मेटास्टेसिस जो है वो तीसरे स्टेज से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह रोग उन सभी अंगों को हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन करने की क्षमता रखती हैं और यह एक प्रकार का संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो
जो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण ही संभव है। यह एक घातक रोग है जो उन कोशिकाओं में भी हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है, और यह एक संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। जबकि ये अगर असंगठित होता तो ये कथन सही होता, यहाँ पर संगठित लिखा हुआ है इसलिए कथन गलत है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में वृद्धि होती है, वायु के घनत्व में कमी आती है, वायु के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वायु के घनत्व में कमी आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यांत्रिक तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है, इसके द्वारा केवल ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। तीसरा है, जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही, एक सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, या फिर केवल तीन सही है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, केवल दो और तीन सही है। ठीक है, क्योंकि यांत्रिक तरंगे जो हैं उनके संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? चाय की पत्ती, कॉफी की कली, कौली फली, या फिर चाय की पत्ती। ना तो कॉफी फली ना तो चाय की पत्ती। 45 नंबर, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कॉफी फली और चाय की पत्ती दोनों जो हैं वो कैफीन का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, आयोडीन का स्रोत निम्नलिखित में से है? समुद्री घास, डेयरी उत्पाद, समुद्री घास, सी फूड, या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, आयोडीन का स्रोत जो है वो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट अगला है कि हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? वृक्क, यकृत, आमाशय, या फिर अग्नाशय। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है यकृत, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। इस बीमारी के कारण यकृत में सूजन और जलन आ जाती है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी है जो है वायरस हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि काला आजार रोग लैस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, और दूसरा है इस रोग का वाहक बालू मक्खी है। जिसका सही जो आंसर है वो आप हो सकता है केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए और बी, पहला और दूसरा दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग का कारण है या किस प्रकार का जंतु होता है? श्वेत रुधिरिकाओं का अंतःपरजीवी, लाल रुधिराओं का अंतःपरजीवी, श्वेत रुधिराओं का और यकृत कोशिकाओं का अंतःपरजीवी, या फिर लाल रुधिराओं का तथा यकृत कोशिकाओं का अंतःपरजीवी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। और इसकी खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने, इसका पता जो है वो रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय, पित्त, आमाशय, या फिर यकृत। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है अग्नाशय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, या फिर पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।